afternoon. This is the continuation video lecture number 3 of life processes. In this video we'll mainly talk about respiration. Respiration is defined as the process of breaking down of glucose in presence of oxygen to release energy. Carbon dioxide is also released. As you can see the reaction. Glucose is C6H12O6. जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो 6 CO2 बनाता है और 12 H2O बनाता है प्लस एनर्जी रिलीज होती है. बैलेंसिंग आप खुद कर सकते हैं इसकी वरना. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. वन इज एरोबिक एंड अदर इज एनारोबिक. राइट. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक में कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है. एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी होते हैं, और एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो या तो इथेनॉल हो सकता है C2H5OH या CO2 या एनर्जी होते हैं. ठीक है. और लैक्टिक एसिड भी हो सकते हैं मसल सेल्स में, ये ध्यान रखना. तो क्लास ये मेन ये डिफरेंसेस आपको लर्न रखने हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के. नेक्स्ट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज. यहाँ पर एक सिंपल से फ्लो चार्ट से इसे हमने समझा रखा है. ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है C6H12O6, जब इसमें से ऑक्सीजन माइनस कर देंगे साइटोप्लाज्म के अंदर तो ये बनेगा पायरोवेट जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है प्लस एनर्जी रिलीज होगी. अगर फर्दर उसमें से ऑक्सीजन माइनस होगा तो बनेगा इथेनॉल प्लस CO2, फर्मेंटेशन होगा प्लस एनर्जी रिलीज होगी. अगर O2 माइनस होगा मसल सेल्स में तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनेगी, और O2 अगर ऐड हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में तो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनेगी. तो आप इस फ्लो चार्ट की हेल्प से ये समझ सकते हैं कि ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है ग्लूकोज का डिफरेंट पाथवेज में. इसके बाद कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि क्रैम्प्स आ जाते हैं, खासकर अगर कि आप एक एथलीट हैं स्पोर्ट्स में तो क्रैम्प्स अकर करते हैं मसल्स में हमारी ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज. दोनों हाथों से पकड़िए इसे. ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज लेस ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू आवर मसल सेल्स. जब हम विगरसली एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन हमारे मसल सेल्स में कम अप्लाई होती है. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया वो होता है. एनारोबिक का बड़ा सिंपल सा मतलब है जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो, और एरोबिक प्रॉपर ऑक्सीजन की मात्रा. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो हमारे मसल सेल्स में होती है, और जो पायरोवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में. राइट. यही जो लैक्टिक एसिड है ये एक्यूमुलेट यानी जमा हो जाता है कहाँ पर, हमारे मसल सेल्स में, जिसकी वजह से क्रैम्प कॉज होते हैं. ठीक है. और क्रैम्प काफ़ी पेनफुल होते हैं अगर आपने एक्सपीरियंस किए हो तो. राइट. अब बात करते हैं ATP की. ATP क्या है? द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ यूज टू सिंथेसाइज. जो भी एनर्जी रिलीज हुई है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान उसको यूज़ किया जाता है सिंथेसाइज होने में. ATP एक फ्यूल की तरह एक्ट करता है बाकी सारी एक्टिविटीज़ जो सेल में होती हैं. थर्ड पॉइंट इज ATP इज़ ब्रोकन डाउन टू गिव रेज टू अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी. ATP ब्रोक करता है और एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देता है विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑफ द सेल. और यही जो एनर्जी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑफ सेल को ड्राइव करने के काम में आती है. अब क्वेश्चन आता है वाई CO2 एलिमिनेशन ड्यूरिंग नाइट एंड O2 रिलीज ड्यूरिंग डे. ऐसा क्यों होता है? ये सब मेजर इवेंट्स क्यों हैं प्लांट्स के अंदर? रात के समय में कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो जो भी CO2 रिलीज हो रहा है रेस्पिरेशन के द्वारा इट इज़ नॉट यूज्ड अप बाय द प्लांट्स एंड इज़ गिवन आउट. तो ये यूज़ नहीं किया जाता प्लांट्स के द्वारा, ये गिवन आउट दिया जाता है. जबकि डे के टाइम पे CO2 जनरेट होती है रेस्पिरेशन में एंड इट इज़ यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस एंड हैंस देयर इज़ नो CO2 रिलीज ड्यूरिंग डे एंड ओनली ऑक्सीजन इज रिलीज. ठीक है. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप सभी को पता है प्लांट CO2 लेते हैं, इनहेल करते हैं, और O2 एक्सेल करते हैं ताकि उनका जो स्टोमेटा है लीव्स के अंदर सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के द्वारा ही वो ऐसा करते हैं. अगला आता है कि कई एक्वेटिक एनिमल्स उनका ब्रीदिंग रेट काफ़ी हाई होता है देन टेरेस्ट्रियल एनिमल. एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पे रहते हैं, ये आपको पता ही है. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज़ फेयरली लो. क्योंकि पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, जैसे फिशेस वगैरह जो
मतलब इनहेल कर पाते हैं वो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं अपने लंग्स की हेल्प से, वो काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू द वन प्रेजेंट इन द एयर। तो इसी वजह से उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तभी उनका ब्रीदिंग रेट जो है वो हायर हो जाता है। जैसे अगर मैं भी आपको किसी ऐसे चैम्बर में रहने को कहूँ ना जहाँ ऑक्सीजन की कमी है, या आप माउंटेन पे ट्रैकिंग जा करोगे तो आप भी जल्दी जल्दी सांस लोगे ताकि आप ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर सको। कुछ ऐसा ही है। नेक्स्ट वी हैव द कॉमन फीचर्स ऑफ ब्रीदिंग स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कुछ कॉमन फीचर्स हैं, जितने भी ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं उनका एक स्ट्रक्चर होता है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। द सर्फेसिस ऑफ ब्रीथिंग स्ट्रक्चर्स आर फाइन एंड डेलिकेट। जो सरफेस होते हैं ब्रीथिंग स्ट्रक्चर के वो फाइन और डेलिकेट होते हैं और वो ईजिली एक्सचेंज करते हैं O2 को और CO2 को, राइट। एज दीज ब्रीदिंग स्ट्रक्चर नीड प्रोटेक्शन। आपको पता है इस ब्रीदिंग स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो इन्हें विद इन द बॉडी ही ये प्रेजेंट होते हैं। सो दे हैव टू बी, ताकि एक रास्ता हो एयर का जाने का, राइट, इन स्ट्रक्चर्स में। मोरओवर ब्रीदिंग मैकेनिज्म फॉर टेकिंग इन एंड गोइंग आउट एयर इज ऑल्सो प्रेजेंट। जैसे कि आप यहाँ एक डायग्राम देख सकते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नेसल कैविटी है जहाँ से आप सांस ले रहे हैं, एपिग्लॉट्स, देन फार्निक्स, देन ग्लॉटिस, देन लार्निक्स गले में प्रेजेंट होता है, देन ट्रैशिया, ठीक है, ब्रॉन्शाई, एल्वोलाई, ब्रॉन्शियोल, रिब्स हैं आपकी और लंग्स हैं। आप देख सकते हैं इसमें डायफ्राग्राम है ये नीचे, राइट। सबसे वन बाय वन बात करेंगे। पहले बात करेंगे नेसल कैविटी की। नेसल कैविटी का काम है जो एयर है उसको पास करना नॉस्ट्रिल्स में। हेयर इसलिए होते हैं ताकि वो डस्ट पार्टिकल अंदर ना जा सके, तभी नोज़ में हेयर प्रेजेंट होते हैं। अगर हेयर ना हो तो हम छींकते ही रह जाएंगे, राइट, क्योंकि डस्ट पार्टिकल अंदर जाएंगे, एलर्जी रहेगी हमें किसी न किसी तरह की। नेसल कैविटी में एयर इज़ फिल्टर्ड बाय हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो नेसल कैविटी में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो एयर को फिल्टर करेंगे। ब्लड वेसल्स जो हैं वो वार्म अप करेगी थिन एयर को, और जो म्यूकस लाइनिंग है वो एयर को मॉइस्चर कर देगी। म्यूकस को हिंदी में बलगम कहते हैं। ग्लॉटिस, ग्लॉटिस यहाँ देख सकते हैं आप, ये ग्लॉटिस है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ ट्रैशिया इज गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का काम है ट्रैशिया के मूवमेंट को कंट्रोल करना, गार्ड करना। एपिग्लॉटिस गार्ड करता है ग्लॉटिस को भी और फर्दर प्रिवेंट करता है ताकि ट्रैशिया में फूड ना एंटर कर जाए, राइट। लार्निक्स, ये लार्निक्स आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट लार्निक्स साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, इसे हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। फिर बात करेंगे ट्रैशिया की। ये एक एयर पासेज होता है। इट इज़ लाइंड विद म्यूकस विच फर्दर ट्रैप्स फाइन डस्ट पार्टिकल्स। ये लाइंड होता है म्यूकस के साथ और फर्दर छोटे छोटे फाइन डस्ट के और छोटे छोटे पार्टिकल्स को ये ट्रैप कर लेता है। इट इज़ सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनियस रिंग्स विच प्रेजेंट ट्रैशिया फ्रॉम कोलेप्सिंग। तो ये इन रिंग्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है ताकि जो ट्रैशिया है वो कोलैप्स ना कर जाए, टूट ना जाए, गिर ना जाए, राइट। आगे बात करेंगे ट्रैशिया की। ये फर्दर 2 ब्रोंशाई में डिवाइड है और हर ब्रोंशाई जो है इनटू रिस्पेक्टिव लंग्स फर्दर ब्रांच करता है, जो फाइनली एंड करते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर में जिसे एल्वोलाई कहते हैं, राइट। फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एल्वोलाई, बैलून लाइक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। एल्वोलाई ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये मिलियंस में हो सकते हैं, काफ़ी लार्ज नंबर में होते हैं और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि O2 और CO2 का जो मूवमेंट है वो कंट्रोल हो सके। These have delicate, ये डेलिकेट सर्फेसेस होते हैं और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का मतलब है मिक्सिंग अप ऑफ गैसेस, उसको भी अलाउ करते हैं। और इसके अलावा जो वॉल्स हैं एल्वोलाई की वो रिचली सप्लाइड होती हैं बाय फाइन ब्लड कैपिलरीज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलाई और ब्लड। तो एल्वोलाई और ब्लड के बीच में ताकि गैसेस का एक्सचेंज फ्लो बना रहे, इसी से ये फाइन ब्लड कैपिलरीज भी ये प्रोवाइड करती हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि हाउ आर एल्वोलाई डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब लंग्स या एल्वोलाई ऐसे क्यों डिज़ाइन किए गए हैं ताकि एरिया मैक्सिमाइज हो सके। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ रेजिडुअल वॉल्यूम, और इसका इंपॉर्टेंस बताइए। ब्रीदिंग साइकिल के दौरान जो लंग्स होते हैं दे ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। ब्रीदिंग साइकिल में लंग्स जो हैं रेजिडुअल वॉल्यूम एयर का कंटेन करते हैं और एयर को भी कंटेन करते हैं, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम, ताकि प्रॉपर मात्रा में टाइम मिले
O2 को एब्जॉर्ब होने में और CO2 को रिलीज होने में। इसके अलावा ये लंग्स को कोलैप्स होने से भी बचाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कोई नया नहीं है, आपको पता ही है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। इनहेलेशन में मसल्स जो होती हैं रिब्स की और डायफ्राग्राम की वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। एक्सहेलेशन में जो मसल्स रिब्स और डायफ्राग्राम की रिलैक्स करती हैं। रिब्स और इनहेलेशन में रिब्स आगे की तरफ फॉरवर्ड करती हैं और डायफ्राग्राम फ्लैट हो जाता है, और एक्सहेलेशन में रिब्स पीछे की तरफ मूव करती हैं और डायफ्राग्राम जो है वो डोम शेप हो जाता है। इनहेलेशन में चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है और एयर प्रेशर जो अंदर की तरफ है वो डिक्रीज होता है, जबकि एक्सहेलेशन में चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है और एयर प्रेशर अंदर की तरफ इंक्रीज होता है। इनहेलेशन में इक्वलाइज करते हैं हम एयर प्रेशर को फ्रॉम आउटसाइड जो अंदर की तरफ जा रहा है, और इसमें हम इक्वलाइज करते हैं एक्सहेलेशन में एयर प्रेशर को जो बाहर की तरफ आ रहा है, राइट। फिर इसके बाद आता है हीमोग्लोबिन। ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट है। इसकी हायर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। ये ऑक्सीजन कैरी करता है सेल्स में। अगर हीमोग्लोबिन में डेफिशिएंसी है तो उससे एनीमिया, खून की कमी से भी एनीमिया, और खून की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन में भी कमी हो जाती है, राइट। तो खून की कमी से आपको पता है एनीमिया नाम की डिसीज़ होती है। लेस हीमोग्लोबिन का मतलब है लेस ऑक्सीजन जो है वो सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो रही है, यानी कि लेस ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो पर्सन वीक फील करेगा और येलो होता जाएगा, पेल होता जाएगा, राइट। इसके बाद क्लास बात करेंगे कि CO2 और O2 किस तरीके से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। देखिए, O2 हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसीज में, राइट। एज हीमोग्लोबिन जो है इनकी हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के प्रति, जबकि CO2 जो है वाटर सॉल्यूबल है, ज़्यादा वाटर सॉल्यूबल है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ये मोस्टली ट्रांसपोर्ट हो जाता है डिज़ोल्व फॉर्म में हमारे ब्लड की तरह। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक फ्लो चार्ट बना रखा है, ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। फर्दर ये हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड में आपको पता ही है प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स है, और ब्लड सेल्स को 3 पार्ट्स में हम कर सकते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, WBC वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, राइट। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक पेल येलो लिक्विड पार्ट है ब्लड का। ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है और CO2 और नाइट्रोजनियस वेस्ट को भी डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं, और WBC इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, इम्यून सिस्टम, WBC वाइट ब्लड सेल्स। ये आप हार्ट का डायग्राम देख सकते हैं क्लास। ऑर्टा, ये पल्मोनरी वेन, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये सेप्टम, पेराकार्डियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये राइट, यहाँ पर वेना कैवा फ्रॉम द लोअर बॉडी। ये हार्ट का डायग्राम है क्लास। अब लोकेशन और स्ट्रक्चर हार्ट की बात करते हैं। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका साइज जो है लगभग हमारी मुट्ठी जितना होता है, ह्यूमन फिस्ट जितना होता है, राइट। और ये सेंटर पे ही प्रेजेंट होता है चेस्ट कैविटी के, पर ये हल्का सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है, जो आप मूवीज़ में देखते रहते हैं, बनाते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, राइट, ठीक है ना। ये हल्का सा लेफ्ट की तरफ होता है हार्ट। इसके 4 चैम्बर्स हैं। ऊपर वाले जो 2 चैम्बर्स हैं आप देख सकते हैं, ऊपर वाले जो 2 चैम्बर्स हैं इन्हें ऑरिकल्स कहते हैं, और नीचे वाले जो 2 चैम्बर्स हैं इन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। सेप्टम एक तरह का पार्टीशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तरह का पार्टीशन है। ये राइट साइड को, हार्ट के राइट साइड को लेफ्ट साइड से अलग करता है, एंड इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ, और ये प्रिवेंट करता है ये चीज़ को कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ये दोनों मिक्सअप ना हो जाए। आउटर लेयर पेराकार्डियम ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है हमारा, ठीक है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं। हार्ट के डायग्राम पे एक बार जूम कीजिए, अच्छे से आपको डायग्राम बना के प्रैक्टिस करने हैं, राइट, ओके। इसके बाद बात करते हैं क्लास ऑरिकल्स यानी एट्रिया और वेंट्रिकल्स की बात करते हैं। जो अपर चैम्बर है हार्ट का उसे ऑरिकल कहेंगे, और वेंट्रिकल यानी लोअर चैम्बर, अभी मैंने आपको बताया था। जो ऑरिकल्स हैं वो थिन वॉल्स हैं, एज दे फर्स्ट हैव टू रिसीव ब्लड, ये थिन वॉल्स होती हैं क्योंकि इनका काम है ब्लड को रिसीव करना। और वेंट्रिकल्स जो हैं वो थिक मस्कुलर वॉल्स हैं क्योंकि दे हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, इनका काम है पंप अप करना ब्लड को
हार्ट कई बार एक मोटर की तरह काम करता है, इलेक्ट्रिक मोटर पानी को लिफ्ट अप करके पहुंचाती है ना, सेम हार्ट काम करता है, ये ब्लड को वेरियस ऑर्गन्स में पहुंचाता है, ठीक है। और ये काम वेंट्रिकल्स करते हैं। ऑरिकल स्मॉल होते हैं साइज में और वेंट्रिकल ज़्यादा होते हैं साइज में, बड़े होते हैं। वाई वेंट्रिकल्स आर हैविंग थिकर वॉल्स देन ऑरिकल्स, वेंट्रिकल जो हैं इनकी वॉल्स थिक क्यों हैं ऑरिकल्स की बजाय? सर्कुलेशन पर ये चीज़ डिपेंड करती है। सबसे पहले बात करेंगे सर्कुलेशन की। व्हेन हार्ट इज़ इन रिलैक्स स्टेट, जब हार्ट रिलैक्स स्टेट में होता है तो राइट एट्रिया जो है वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से, ठीक है। तो उसका जो वेना कावा है वो लेफ्ट एट्रिया है, वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये बात ध्यान से याद करो, राइट एट्रिया जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और जो लेफ्ट एट्रिया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है लंग्स से, देयर पल्मिनरी वेन से, ठीक है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड होगा फ्रॉम बोथ ऑफ द एट्रिया इट गोज इनटू द वेंट्रिकल। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, साइज उसका छोटा होगा, तो जो ब्लड होगा एट्रिया से वो कहाँ पर जाएगा? वेंट्रिकल्स में जाएगा। और वॉल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि जो ब्लड है ये बैकवर्ड ना फ्लो करे, उल्टा ना फ्लो कर जाए। व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करें इसी वजह से वॉल प्रेजेंट होते हैं। अब एट्रिया रिलैक्स करता है एंड बोथ द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा, उसकी पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए प्योरीफाई हो जाएगा। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप अप होगा और वो ऑर्टा में जाएगा टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू बॉडी टिश्यूज, ताकि सारे बॉडी टिश्यूज में फैल जाए। अब इसमें हम समझेंगे डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन को। डबल सर्कुलेशन में पूरे एक कार्डियक साइकिल के दौरान जो ब्लड है वो पास करता है हार्ट से 2 बार। इसे मैमल्स या बर्ड्स में देखा जाता है। और इसके अलावा ये 4 चैम्बर्ड हार्ट्स होता है इसके अंदर डबल सर्कुलेशन में। जबकि सिंगल सर्कुलेशन में एक कार्डियल साइकिल के दौरान ब्लड जो है वो पास करता है हार्ट से सिर्फ एक ही बारी। और इसे फिशेस में देखा जाता है, जो ब्लड है वो पंप करता है गिल्स से, मतलब आपको पता वो फेफड़ों से सांस लेते हैं, गिल्स से उनके बाय हार्ट। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर वो डायरेक्टली बॉडी में पास हो जाता है। ये 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि 4 चैम्बर्ड हार्ट या ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब फ़ायदेमंद है, या 2 चैम्बर्ड हार्ट? तो हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस 4 चैम्बर्ड हार्ट की। 4 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो सेपरेट हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। इस सेपरेशन के द्वारा हाईली एफिशिएंट सप्लाई होती है ऑक्सीजन की बॉडी में, और जो काफ़ी यूज़फुल होती है। दैट हैव हाई एनर्जी डिमांड्स, क्योंकि मैमल्स और कई बर्ड्स में हाई एनर्जी की डिमांड्स होती है। जो वर्टेब्रेट्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, एनर्जी देते हैं टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछा जा सकता है, हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन amphibian and reptilian heart, why are they able to tolerate some mixing of oxygenated and deoxygenated blood? तो इसका उनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो देखो कितने तरह के हो गए, 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड। ये जो होते हैं ये टॉलरेट कर सकते हैं कि इनका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्स हो जाए, क्योंकि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है और इन्हें किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि बर्ड्स या मैमल्स को होती है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टरीज यानी धमनियाँ, वेन्स यानी नसें, इनमें क्या डिफरेंस है? आर्टरीज वाइडर ब्लड वेसल्स होती हैं पर इनका नैरो ल्यूमेन होता है। ये थिक और इलास्टिक वॉल्स होती हैं क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हाई प्रेशर पे कैरी करती हैं। इनमें वॉल्व नहीं होते, डीपली सीटेड होती हैं और इसके अलावा हार्ट से दूर ब्लड को ले जाती हैं। आर्टरीज यानी धमनियाँ, वेन्स, नसें, ये नैरोअर होती हैं आर्टरीज के बजाय, पतली होती हैं थोड़ी। दे हैव वाइडर ल्यूमेन, दे हैव थिन एंड लेस इलास्टिक वॉल एज दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट लो प्रेशर। वेन्स जो होती हैं इनकी जो वॉल्स होती हैं वो प्रिवेंट करती हैं बैक फ्लो होने में ब्लड को, और ब्लड लो प्रेशर पे मूव करता है। वॉल्व ये एश्योर करते हैं कि ब्लड जो है यूनिडायरेक्शनल हो, एक ही डायरेक्शन में जाए, और ये सुपरफिशली सीटेड होती हैं और ये ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती हैं। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से अवे ले जाती हैं
और वेन जो है हार्ट की तरफ ले जाती हैं। कैपिलरीज यानी धमनियाँ, ये फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं, इनकी बहुत ही थिन वॉल्स होती हैं और ये आर्टरीज़ को ज्वाइन करते हैं वेन्स से और फर्दर अलाउ करते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। और प्लेटलेट्स की बात करें तो वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होने में रोकते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी बाय प्लगिंग द लीक्स। ये ध्यान रखना क्लास। ये टॉपिक हम पूरा यहाँ पर ख़त्म करेंगे, ये थोड़ा सा ही बचा। लिम्फ की बात करें, ये एक ऐसा टिश्यू फ्लूइड होता है जो प्रेजेंट होता है इंटरसेलुलर स्पेसेस में टिश्यूज़ के। ये सिमिलर है प्लाज्मा के और कलरलेस होता है और इसकी लेस प्रोटीन की मात्रा भी कम होती है। लिम्फ के फंक्शन की बात करें तो ये डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को इंटेस्टाइन से ले जाता है और ड्रेन करता है उसमें जो एक्सेस फ्लूइड प्रेजेंट है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से बैक इनटू द ब्लड। अब क्वेश्चन आता है लिम्फ, हाउ लिम्फ गेट बैक इनटू ब्लड, हाउ लिम्फ गेट बैक इनटू ब्लड। Lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular spacings. These capillaries join to form large lymph vessels that finally open into the larger veins. तो ये finally कहाँ open हो जाता है? larger veins में open हो जाता है। अब lymph बनता कैसे है? through the pores, जो छोटे छोटे छेद present है, present in the walls and capillaries. Some amount of plasma, proteins and WBC cells escape in intercellular spacing in the tissue, इसी को हम lymph कहते हैं। तो class, this was about respiration topic of life processes. Next is transportation and plants. We'll prepare a video of that very soon. Thank you.